तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और बहुत सारी बातें हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। हम सारे रूल्स देख चुके हैं, चेन रूल पढ़ चुके हैं, उसके सॉल्व एग्जाम्पल देख चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्लास के बाद लास्ट में कुछ होमवर्क भी दूंगा डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। आप उसको अटेम्प्ट करके आइएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन के अंदर ही टॉपिक चल रहा है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इस नाम को देख के घबराना नहीं है कि ये क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स आपस में ही बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हों। क्या मीनिंग है इस फंसे हुए कहने का, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं अभी। और किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें कोई नई बात नहीं है, जो हम डिफरेंशिएशन जानते हैं वही चल रहा है, कोई भी नई बात नहीं आने वाली। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सपोज एक फंक्शन कुछ इस तरह का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x² इक्वल्स टू 10x प्लस 20। ठीक है, इस फंक्शन इस इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन जो पूछा गया ये है कि फाइंड dy बाय dx। एक काम कर लेते हैं, एक टर्म और लेते हैं इसमें 20y। ठीक है, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे थे उसमें सिंपली ऐसे लिखा आता था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स, y इक्वल्स टू sec x, y इक्वल्स टू समथिंग। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x में y और x अलग अलग होते थे। यहाँ पर x और y आपस में मिक्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर सिंगल y सिंगल x एक्स स्क्वायर वाली टर्म। हम यहाँ पर अगर y वाली टर्म को अलग और x वाली टर्म को अलग करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। तो क्या तरीका है, किस तरह से हम dy बाई डी को कैलकुलेट करेंगे। अल्टीमेटली कैलकुलेट तो यही करना है dy बाई डी। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि किसी भी इक्वेशन में मैं LHS RHS में सेम प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा। देखना कैसे, मैं दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x²। तो सेम मुझे RHS में भी वही करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 20y। ठीक है, ढंग से देखना। नेक्स्ट स्टेप, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कल वाली बातें हैं। तो प्लस का साइन लगाएंगे, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सेम ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन प्लस वाला साइन, देन 20y का डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं आगे। जब मैं एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² इक्वल्स टू राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 20y। ठीक है, अब एक एक स्टेप देखते हैं आगे। एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे a इंटू बी फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है इनमें से। कोई कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता वो। तो a इंटू बी से कर रहा हूं, x को बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कर लेंगे वाई स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कर लेंगे x का, प्लस इसको देखना 3 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, 2x इक्वल्स टू राइट साइड में देखते हैं 10 बाहर आ जाएगा। x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, प्लस 20 बाहर आ जाएगा y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब आगे इसमें इधर नोट कर लेते हैं। देखना, जो प्रॉब्लम वाली बात है वो थोड़ी सी ये वाली बात है कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करें। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो बहुत इजी काम था कि एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है, पर ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ उतनी टर्म को अलग से बता देता हूँ कि क्या लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको अलग से हम देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मैं क्या करूंगा, इसमें ऊपर नीचे डी वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने चेन रूल में समझाया था। और बाकी जो लिखा है डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, वो एज इट इज लिखा हुआ है, सेम लिखा है मैंने। देन मैं इस डी वाई को यहां लिखूंगा, इस डी एक्स को यहां लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी वाई। इस तरह से मैं लिख सकता हूं उसको। अब देखना उसका यूज क्या है, इसके आगे बढ़ता हूं। एक्स इंटू डी ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स को क्या लिखा हुआ है, ये पूरी टर्म, उसको सॉल्व करके लिख लेते हैं।
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, अब तो सेम टाइप के वेरिएबल है तो वो हो जाएगा 2y इंटू ये dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे देखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 3 इंटू टू एक्स मीन 6x इक्वल्स टू राइट साइड में 10 और ये वाली टर्म 1 हो जाएगी 10 प्लस 20 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमारा टारगेट क्या था कि हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस इक्वेशन में जिन जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स आ रहा है उनको एक साथ रख लेते हैं, जैसे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो उस वाली पूरी टर्म को इधर लेकर आ रहा हूं और इन दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाते हैं, तो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वो टर्म इधर आएगी, तो 20 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वहां 10 लिखा हुआ था और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6x। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जो बचेगा उसको उधर डिवाइड करके लिख रहा हूं, तो 10 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड बाई यहां बचेगा 2xy माइनस 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन तो मैंने सॉल्व किया, सेम इस टाइप का इक्वेशन मैं आपको देता हूं, आप उसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करते हुए ट्राई करना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो एक क्वेश्चन बच्चों आप करो, ध्यान रखना वीडियो को पॉज कर देना क्वेश्चन देखने के बाद। सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 10x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस 2y। Again we have to find dy by dx. Find dy by dx. वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको सॉल्व करो, इतने में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, फिर आप अपना आंसर मैच कराना। सेम वही x और y के बीच में जो रिलेशन गिवन है उसमें मैं y और x को अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि x वाली टर्म एक तरफ ले आऊं y वाली टर्म एक तरफ ले जाऊं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस इक्वेशन में दोनों तरफ RHS LHS में मैं सेम प्रोसेस करने वाला हूं, मैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा इस बार एक एक स्टेप मैं बोल के और लिख के बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी टर्म इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ इधर वाली टर्म। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू बी वाले फॉर्मूले से करेंगे। देखना एक्स स्क्वायर को बाहर रखा मैंने, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लेंगे अभी, प्लस वाई क्यूब को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का तो मुझे पता है एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है, तो इस पूरी टर्म का a इंटू बी से ये आ गया, प्लस ये वाला प्लस 10x वाई स्क्वायर में, इसको ऐसे देखते हैं 10x को a मान लो, वाई स्क्वायर को b मान लो, तो 10x को बाहर लिखा और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लिखा और 10x का x के रेस्पेक्ट में बच्चों कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इक्वल्स टू 20 प्लस 2y, 20 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 2y में 2 बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। अब फिर से जो एक्स्ट्रा टर्म हमको देखनी है जो थोड़ा सा परेशान कर सकती है कुछ बच्चों को, वो है ये वाली टर्म्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम वही उसमें भी काम करना पड़ेगा, फिर वो dy और dx को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या दिखाई देगा देखना, एक्स स्क्वायर ये वाला ये दिखाई देगा dy बाई dx इंटू डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको अलग से वापस बता दूंगा लास्ट में, प्लस ये हो जाएगा 2x वाई क्यूब, ठीक है, प्लस इस वाली टर्म को देखते हैं 10x तो पहले से बाहर लिखा हुआ था, वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो क्या करूंगा ऊपर नीचे dy ताकि यहाँ पर dy बन जाए, फिर dx और नीचे वाले dy को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में इंटू dy बाई dx, इस तरह की टर्म आ जाएगी, प्लस 10y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स dy बाई dx। अब जिन जिन टर्म्स में dy बाई dx आ रहा है, जैसे ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको एक साथ रखते हैं, तो उन सबको इधर ले आते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं और dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं,
तो जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं था, मतलब ये दो टर्म्स उधर जाएंगी तो माइनस के साथ जाएंगी, -2xy³ -10y² होल डिवाइड बाय, इन तीनों टर्म्स को एक साथ रखकर dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3x² y², यहां से बचेगा बच्चों प्लस साइन के साथ 20xy, और ये इधर आएगा और dy बाई डी एक्स कॉमन आ चुका होगा तो बचेगा 2 -2 के साथ, क्योंकि इधर आ चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं इसमें एक दो छोटी छोटी बातें बता दूं, ये dy³ बाई डी एक्स कैसे निकाला मैंने फिर से बता रहा हूँ अलग से, और dy² बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करा देखना। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी एक बता देता हूँ उनमें से y³ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई करा, बाकी एज इट इज रखा, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो dy बाई ये वाला dx इंटू, ये dy यहां आ गया, d बाई डी वाई ऑफ y³, तो ये वाली टर्म तो बन गई y³ का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं आगे के लिए यही बोलूंगा कि इस तरह की टर्म्स जब भी आए तो डायरेक्ट कैसे लिखना है भाई, प्रोसेस तो ये हो गया, पर एग्जाम में फिर से वही बात, टाइम बचाना पड़ेगा, तो एक दो छोटे छोटे इस तरह के एग्जाम्पल, इस टाइप के एग्जाम्पल यही देख लो। मान लो लिखा आ जाए d बाई डी टी ऑफ सपोज y की पावर 4, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स के केस में सही तरीका जो प्रोसेस है वो तो क्या है, जो भी वेरिएबल यहाँ लिखा है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ अलग वेरिएबल है, तो यहाँ अगर y की पावर 4 है, यहाँ अगर y के रेस्पेक्ट में होता तो बहुत इजी हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वो dt और dy को आपस में इंटरचेंज करेंगे, पर शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखना, यहाँ जो भी लिखा है उसको उसी वेरिएबल, जो भी लिखा है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पहले, तो y की पावर 4 का 4y³ पावर वाले फॉर्मूले से इनटू साथ में लिख दो d ऑफ दिस वेरिएबल डिवाइड बाय d ऑफ ये वाला वेरिएबल, मींस dy बाय dt। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे कभी लिखना हो d बाय डी आर ऑफ साइन थीटा, तो अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल थीटा, यहाँ वेरिएबल आर, तो क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, पहले साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जैसे साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, पिछली क्लास में देखा था हमने, तो साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी आर, डी ऑफ यहाँ वाला वेरिएबल, वेरिएबल थीटा है ना, बाई डी आर। फिर बोल रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ ताकि हम एग्जाम में टाइम बचा सके। एक और देख लेते हैं, सपोज डी बाय डी थीटा ऑफ 10x, देखना डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो पहले क्या करेंगे, 10x में वेरिएबल x है, 10x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों sec² x इंटू d ऑफ यहाँ वाला वेरिएबल x बाय d ऑफ नीचे वाला वेरिएबल थीटा, dx बाय d थीटा। इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तक हमने सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट देखा है डिफरेंशिएशन का, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो ग्राफ से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जिसमें फिजिक्स वाली टर्म्स भी आएंगे, जैसे वेलोसिटी, जैसे फोर्स, जैसे एक्सेलेरेशन, पोजीशन, इस टाइप की टर्म्स को भी देखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें ग्राफिकल बातें पूछी जाएंगी, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सपोज एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 10x and we have to find slope of tangent on given curve, given function लिख लेते हैं, given function at x इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है, हमसे पूछा गया है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन गिवन फंक्शन एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। एक बार आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर मेरे आंसर से मैच करा सकते हैं, सॉल्यूशन से मैच करा सकते हैं। देखना बच्चों, अगर आपको याद हो कि मैंने डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग समझाया था। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको। कोई भी फंक्शन है जिसका सपोज ग्राफ, मान लेते हैं वेरिएबल्स x और y की बात चल रही है, सपोज किसी भी टाइप का ग्राफ है, मैंने इस तरह का ग्राफ लेते हुए समझाया था कैसा भी ग्राफ बन सकता है।
इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इसी को बोलते हैं टेंजेंट, और वो टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है वही इस पॉइंट पर किसको डिनोट करती है, dy बाय dx को। तो अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, ग्राफिकल मीनिंग, तो एक लाइन का सॉल्यूशन है इसका, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते दिमाग में आना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। हमको dy बाय dx कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर। तो पहले क्या करेंगे देखना, सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या होगा कि हम गिवन फंक्शन के लिए dy बाय dx कैलकुलेट कर लेते हैं। y का मतलब 10x है, तो 10x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, ये मेरे पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई, सॉरी। नेक्स्ट, अब मुझसे पूछा गया x इक्वल्स टू पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग, तो dy बाय dx का जो फंक्शन आया मेरे पास इसमें एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 पुट कर देंगे तो dy बाय dx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो, पाई बाय 4 रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री का स्क्वायर, तो उसके लिए cos 45 याद करो 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 जो है उसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन करके उसको, तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे एक तरह से, तो कितना आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, तो sec 45 का स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2। तो इस तरह क्वेश्चंस में सिर्फ इतना सा हमको रीड करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है तो dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहीं पर देखना। सपोज एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू, ये ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू cot x, एक फंक्शन गिवन है x का। इस बार हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट f डैश पाई बाय 3, सेकेंड पार्ट f डबल डैश पाई बाय 3। ये दो वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है, f डैश पाई बाय 3 और f डबल डैश पाई बाय 3। अब इसमें होता क्या है, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पहले वो बताता हूँ। जैसे f डैश पाई बाय 3 निकालने के लिए इतना तो बच्चों को पता है कि एक सिंगल डैश अगर यहाँ लगा है मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन एक बार करना है। डबल डैश लगा है मतलब लगातार 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। गलती क्या हो जाती है, बच्चे इस तरह कर देते हैं कि f डैश पाई बाय 3 निकालने के लिए पहले गिवन फंक्शन में ही इस x की वैल्यू को पाई बाय 3 पुट कर देते हैं। मतलब कि पाई बाय 3 को अगर डिग्री में बदलू तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, कॉट 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट 60 होता है 1 बाय रूट 3, फिर उस 1 बाय रूट 3 के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 1 बाय रूट 3 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो मिस्टेक क्या हो रही है कि पहले हमको f डैश वाला फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उस फंक्शन f डैश वाले फंक्शन को इससे कंपेयर करेंगे, देन हम उसके अंदर x की जगह पर क्या रखेंगे पाई बाय 3। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं f डैश x मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। कॉट x का डिफरेंशिएशन पिछली क्लास में बताया था मैंने, माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, f डैश x यहाँ लिखा है f डैश पाई बाय 3, मतलब f डैश वाले फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 3 से, तो इसके अंदर x की जगह पाई बाय 3 रख देंगे, तो f डैश पाई बाय 3 इक्वल्स टू x की जगह पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो माइनस कॉसेक 60 का स्क्वायर, कॉसेक 60 के लिए साइन 60 को याद करो रूट 3 बाय 2, उसका उल्टा कर दो 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 बाय 3 विद माइनस साइन। ठीक है बच्चों, अब f डबल डैश पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है तो पहले f डबल डैश वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर उसमें x को क्या रखेंगे पाई बाय 3। तो देखना f डैश x का जो फंक्शन था इसको देखो, यहीं से आगे बढ़ना है, यहां से आगे नहीं बढ़ना। अब मेरा टारगेट है पहले f डबल डैश x क्रिएट करना। क्या मतलब है डबल डैश का, लगातार 2 बार डिफरेंशिएशन। तो गिवन फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या आया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखना माइनस तो बाहर है, कांस्टेंट है माइनस, तो एक तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे। इसको मैं इस तरह रीड करूंगा कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, फिर मैं सोचूंगा काश वो कॉसेक एक्स की जगह एक्स होता तो मुझे वो कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तरह दिखाई देता,
तो एक्स स्क्वायर का पावर फॉर्मूले से 2x हो जाता है, तो 2 टाइम्स x का मतलब cosec x इनटू जिसको x माना था मतलब cosec x, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो cosec x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये मेरे पास f डबल डैश x वाला फंक्शन आ गया, कितना आ गया, प्लस साइन के साथ 2 cosec स्क्वायर x इंटू cot x। इसको कंपेयर करेंगे इस वाले फंक्शन से, इस वाली वैल्यू से, f डबल डैश पाई बाय 3 को कंपेयर करो f डबल डैश x के साथ, मतलब x की जगह क्या रखना है, पाई बाय 3 60 डिग्री। इसके अंदर f डबल डैश पाई बाय 3 निकालने के लिए x की जगह क्या रख देंगे, 60 डिग्री। तो देखना 2 टाइम्स cosec स्क्वायर 60 की वैल्यू है 4/3 इंटू cot 60 की वैल्यू है tan 60 का 1 अपॉन कर देंगे, मीन्स 1/√3। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 8/3√3, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। बेसिकली अभी भी हम कर तो वही रहे हैं डिफरेंशिएशन, चाहे वो एक बार डिफरेंशिएशन हो या वो 2 बार लगातार 2 बार डिफरेंशिएशन हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आज होमवर्क भी देने वाला हूँ, थोड़ी देर में जब क्लास में एंड में होमवर्क दूंगा मैं इसमें, तो आप अटेम्प्ट करके आना। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन को रिलेट करते हैं फिजिक्स वाली टर्म से। जैसे आपने सुना होगा इस तरह की टर्म्स, तो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। कितने बच्चों को आइडिया है कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन है, ये एक्सेलेरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, किस तरह से एक्सेलेरेशन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम रिलेट करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन को रिलेट करते हैं फिजिक्स वाली टर्म से। पहली टर्म है पोजीशन। ये जो बातें बताने वाला हूँ ये आप वैसे जब फिजिक्स का पहला चैप्टर, अभी तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं जो कि एक तरह से मैथ्स का चैप्टर माना जाएगा, जब आप फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी बेसिक डेफिनेशंस, किस तरह से मोशन के बारे में हम सारी बातें समझ सकते हैं, वो सारी बातें तब आप देखेंगे। पर एक बार थोड़ा सा अगर पहले से आइडिया दिमाग में हो तो उस टाइम अच्छा लगेगा। और तो एक टर्म है पोजीशन। पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। इसको आप समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, हो सकता है वो आगे जा रहा हो सकता है वो पीछे की तरफ आ रहा हो, तो अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशंस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ उसके एक्स कोऑर्डिनेट से। किसी इंस्टेंट पर वो x इक्वल्स टू +10 पर है, फिर थोड़ी देर के बाद वो x इक्वल्स टू +15 पर पहुंच गया, फिर वो वापस पीछे आया, सपोज x इक्वल्स टू 2 पर आ गया, x इक्वल्स टू -10 पर पहुंच गया। तो x का मीनिंग क्या मान के चल रहा हूं मैं, पोजीशन। x की जगह y भी हो सकता है, अगर वो y के अलोंग मूव कर रहा है, z भी हो सकता है, मैं x के अलोंग मानते हुए चल रहा हूं। दूसरी टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूं, और वेलोसिटी का मीनिंग होता है dx/dt। एक बार इसको रीड करके बताओ बच्चों अलग अलग तरह से। पहला तरीका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जिस रेट से चेंज हो रही है उसी रेट का नाम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन के चेंज होने की रेट। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यहां से देख सकते हो, पोजीशन वाली यूनिट डिवाइड बाय टाइम वाली, मींस मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस टाइप की। तीसरी जो टर्म हम देखेंगे यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारी टर्म है, कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूं आपको। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बच्चों ए से डिनोट करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। क्या रीड करेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ जिस रेट से चेंज होती है उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल। तो इसको कैसे रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट बता सकते हो एक्सेलेरेशन की, यहां से देखते हुए यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, मींस मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तीन टर्म्स तो ये हो गई, और भी टर्म्स देख सकते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं dp/dt। अब
जहां पर ये P जो है, पहले सिर्फ P के बारे में बता रहा हूं, P को हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम। और ये जो पूरी टर्म है dp बाई dt, इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम जिस रेट से चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जैसे आपने सुना होगा 9th-10th लेवल पर करंट, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और उसको डिफाइन किया हुआ इस तरह से डी क्यू बाई डी टी। देखा होगा ये तो। इस डी क्यू बाई डी टी में जो सिर्फ क्यू लिखा हुआ है उसका मतलब है चार्ज। और इस पूरी टर्म डी क्यू बाई डी टी को कैसे रीड करेंगे? यहां बोलते हैं इसको रेट ऑफ चेंज, नहीं बोलते हैं, यहां बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जिस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में से, उसको बोलते हैं हम उसमें से फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, ये तो बात हो गई कि किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब कैसे इसको यूज में लेना है उस बात को समझते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। देखना, एक काम और कर लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल एक साथ ले लेंगे इन सब पर बेस्ड। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y एज ए फंक्शन ऑफ x। इफ मान लो x को इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज होता है। इन सिंबल्स का मतलब है, एरो का साइन ऊपर मतलब इंक्रीज होना, एरो का साइन डाउन की तरफ लगाऊंगा मतलब डिक्रीज होना। अगर x को इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज होता है, या x को डिक्रीज करने पर y भी डिक्रीज होता है x को बढ़ाते हैं y भी इंक्रीज हो रहा है, x को कम कर रहे हैं y भी कम हो रहा है, मतलब सेम टाइप का बिहेवियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो dy बाई डी एक्स है, ये जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों? सोचो एक बार इसके बारे में। मुझे कैसे पता कि dy बाई डी एक्स जो है ये रेशियो पॉजिटिव आएगा? कैसे समझे? और बहुत छोटी सी बात है, समझ सकते हो अगर थोड़ा सा ढंग से सोचो। बताओ बच्चों। तो क्या करेंगे देखना किसी भी एक केस ले लेते हैं, इस वाले केस को देखना। x को इंक्रीज कर रहा हूं मैं और y भी अगर इंक्रीज होता है, याद करो dy और dx के मीनिंग क्या थे? dy का मतलब था वेरी स्मॉल चेंज इन y, dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x। और चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू। तो y में स्मॉल चेंज का मीनिंग है y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू। अब y तो इंक्रीज हो रहा है, y अगर इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू जो होगी वो y की ज्यादा होगी इनिशियल वैल्यू से। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी। x भी इंक्रीज हो रहा है तो जो dx है चेंज इन x, x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। अब अगर x इंक्रीज हो रहा है, ये x इंक्रीज हो रहा है, तो x की फाइनल वैल्यू उसकी इनिशियल वैल्यू से ज्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर वो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस केस को भी चेक करो एक बार मनी मन। अगर x डिक्रीज हो रहा है तो जो चेंज इन x है, चाहे वो छोटा चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो, वो चेंज इन x क्या होगा? नेगेटिव। y भी डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन y भी क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव बाय नेगेटिव भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो इस बात को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं जो मैंने लिखा है यहां पर। इसी में दूसरा केस कि अगर x को डिक्रीज करने पर y भी सॉरी, x को इंक्रीज करने पर y डिक्रीज होता है, अपोजिट टाइप का बिहेवियर है, या x को डिक्रीज करने पर y इंक्रीज होता है, x को बढ़ा रहा हूं y कम हो रहा है, या दूसरा केस x को कम कर रहा हूं लेकिन y इंक्रीज हो रहा है, अपोजिट टाइप का बिहेवियर है, तो जो dy बाई डी एक्स होगा, बता सकते हो ये रेशियो या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव। यहां से समझे, x को इंक्रीज करेंगे तो dx पॉजिटिव है, y डिक्रीज हो रहा है तो ये dy नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा सेम ऐसे इसमें भी अपोजिट बिहेवियर है, तो x को डिक्रीज करेंगे dx नेगेटिव, y इंक्रीज हो रहा है तो dy पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बाय नेगेटिव रेशियो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इन बातों का भी हम ध्यान रख सकते हैं। ये जो बात मैंने यहां पर समझाई है इसको ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं, देखना। पहले इस वाली बात को समझा रहा हूं। मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, एक स्पेशल टाइप का ग्राफ, जो कि कुछ इस तरह का ग्राफ है, इस टाइप का।
उस ग्राफ में पहले बार समझते हैं कि एक्स और वाई में किस तरह का आपस में रिलेशन है। एक्स को अगर मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो आप देखना वाई की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। एक्स इनिशियल के करस्पॉन्डिंग वाई इनिशियल इतना है, एक्स को मैंने इंक्रीज करा, आप देख सकते हैं वाई भी इंक्रीज हो गया। मतलब ये ग्राफ ये बताता है कि एक्स को इंक्रीज करने पर वाई भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं ग्राफ से समझूं कि अगर x इंक्रीज होने पर y इंक्रीज होता है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ग्राफिकल मीनिंग होता था उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एंगल थीटा है विच इज लेस देन 90। बता सकते हो इस स्ट्रेट लाइन या उस टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, ये बातें हम जानते हैं पहले से। ये एंगल अगर थीटा 90 से छोटा होगा तो स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही ग्राफ में क्या होता है dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या है पॉजिटिव। इस वाली बात को ग्राफ से समझें। सपोज कुछ इस तरह का ग्राफ है, इस टाइप का देखना, इसमें x को इंक्रीज करने पर y, मतलब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, y डिक्रीज हो रहा है। इफ वी इंक्रीज x, y डिक्रीजेस इन दिस ग्राफ। तो अगर मैं फिर से देखूं कि इस तरह के ग्राफ में जिसमें x और y में अपोजिट टाइप का रिलेशन है, एक को इंक्रीज करने पर दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स को पता करने के लिए एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस टेंजेंट की स्लोप एंगल निकालने के लिए यहां से देखते हैं हमेशा, ये एंगल थीटा है, स्लोप को देखने के लिए वो एंगल देखते हैं। तो इस टेंजेंट की स्लोप लाइन ऐसे बनी हुई है, याद करो अगर लाइन ऐसे होती थी तो उसका वहां से एंगल ये जो बनता है ये 90 से बड़ा एंगल है, तो tan ऑफ दैट एंगल, tan फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए dy बाई डी एक्स, इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा नेगेटिव, जबकि इसके लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम फिजिक्स से रिलेट भी कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स का पॉजिटिव आना नेगेटिव आना, उस तरह की टर्म्स को ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं और उसका मैथमेटिकल मीनिंग भी यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर ही ये टॉपिक आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिकली ये भी आप पूरा डिटेल में मैथ्स में पढ़ोगे आगे चल के, लेकिन फिर भी जितना रिक्वायर्ड है फिजिक्स में उतना तो जरूर पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले एक काम करते हैं कि इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं, बहुत छोटी सी थ्योरी, ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एक साथ कर लेंगे। तो समझते हैं इसको। पहले मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ढंग से देखना। मान लेते हैं कि वेरिएबल्स x और y के बीच में कोई फंक्शन होगा जिसका ग्राफ, मैं एक रैंडम स्केच बना रहा हूं, सपोज इस तरह का ग्राफ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में मुझे कुछ स्पेशल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, उनको मैं आपके सामने अलग से हाईलाइट कर देता हूं। जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह के पॉइंट्स। इनमें से जो मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मार्क करें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। थोड़ा सा अगर वर्ड्स पे ध्यान दें, मैक्सिमा मिनिमा, तो कुछ ऐसी फीलिंग आती है मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू, मिनिमम मतलब कम वैल्यू, बहुत कम वैल्यू। क्या कहना चाह रहे हैं, ग्राफिकल मीनिंग क्या है पहले वो समझा रहा हूं। जैसे जो ये वाले पॉइंट्स हैं, मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और वो पॉइंट, इनको मैं बोल रहा हूं मैक्सिमा। इनको बोला जाता है मैक्सिमा, क्यों बोलते हैं समझाऊंगा अभी। और जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये और ये वाला पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। ठीक है, इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं देखना। जैसे किसी एक मैक्सिमा वाले पॉइंट को लेके एक्सप्लेन करता हूं, इसका नाम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों नाम है मैक्सिमा वाला, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू का मतलब है ये y, इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट है इतना। ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट और थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। इससे जस्ट आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है इतनी, फिर बोल रहा हूं फंक्शन की वैल्यू का मतलब y कोऑर्डिनेट, इससे पीछे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है इतनी। ये क्लियरली नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा,
थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इससे जस्ट आगे वाले पॉइंट, जस्ट पीछे वाले पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए नाम में क्या आ रहा है, मैक्सिमा। मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमा बोला जा रहा है ना। सेम ऐसे इसकी खास बात भी यही कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इससे आगे वाले पॉइंट और इससे पीछे वाले पॉइंट, जस्ट आगे जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा को देख सकते हैं आप, कोई भी इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है ये, y कोऑर्डिनेट इतना है, इतना। इससे जस्ट आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, इससे जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जस्ट आगे जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वर्ड क्या आ रहा है, मिनिमा। ये तो बात हो गई ग्राफिकल मीनिंग क्या है मैक्सिमा मिनिमा का। अब बात ये आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। मान लो मुझे ग्राफ गिवन नहीं है, मुझे एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है और मुझसे बोला जाए कि आपको ये पता करना है कि जो भी ग्राफ इसका ड्रॉ होता होगा उसमें कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए देखना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, अगर मैं इन स्पेशल पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, इस तरह से इन पॉइंट्स पर एक बार टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इन स्पेशल पॉइंट्स पर जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, टेंजेंट ड्रॉ की है, उन सारी ही टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो जीरो स्लोप है। स्लोप तो समझते हैं ना, कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस से आपकी तरफ से देखने पर थीटा एंगल बनाती है, मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो स्लोप होती है टेन थीटा। अब यहाँ जितनी भी स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है ये सारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाती है। तो टेन थीटा में अगर थीटा जीरो होगा तो स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, पहली सीखने वाली बात क्या है कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, दोनों ही पॉइंट्स पर जो कॉमन बात है वो कॉमन बात है dy बाई डी एक्स की वैल्यू उन पॉइंट्स पर जीरो होती है। ये dy बाई डी एक्स याद करो, यही तो होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम dy बाई डी एक्स कहते थे। ये मैंने समझाया था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा ग्राफ में उन पॉइंट्स पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि सर dy बाई डी एक्स जीरो तो कॉमन बात हो गई ना, ये तो मैक्सिमा के लिए भी ये है मिनिमा के लिए भी ये है। फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग अलग पता करेंगे कि भाई इस पॉइंट पर मैक्सिमा है इस पर मिनिमा है, उसको समझाता हूं। सेकंड बात ये पता करना कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है, उसके लिए ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना। सपोज एक्स और वाई के बीच में ग्राफ का एक छोटा सा सेक्शन बना रहा हूं जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, इस एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग। अगर मैं इस एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है से जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर जाता हूं और ग्राफ पर पहुंचकर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस टेंजेंट की कुछ स्लोप होगी इस एक्स के करस्पॉन्डिंग। एक्स की वैल्यू को मैं यहां से इंक्रीज करता हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर पहुंचता हूं, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। एक्स को और इंक्रीज करता हूं, ग्राफ पे जाते हैं, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखना ढंग से, एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 ऐसे मार्क कर लेते हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू में इंक्रीज करता जा रहा हूं, ग्राफ में इधर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, लगातार जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको अगर देखें, देखना x1 के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है। हम जानते हैं अगर स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन इस टाइप का होता है तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। फिर x को और इंक्रीज करा तो स्लोप जीरो हो गई क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गई, टेन थीटा में थीटा जीरो हो गया। x को और बढ़ाया तो स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन ऐसे दिख रहा है, ये देख सकते हो, ऐसा ओरिएंटेशन होता है तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। तो स्लोप की वैल्यू x को इंक्रीज करने पर स्लोप की वैल्यू कुछ पॉजिटिव से फिर जीरो होकर फिर नेगेटिव हो गई। कोई नंबर जो पॉजिटिव है फिर जीरो हो जाए फिर नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब वो वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज। तो लगातार स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज होती जा रही है। अब देखना
हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम मैथमेटिकली dy बाई डी एक्स बोलते हैं। x को इंक्रीज करने पर dy बाई डी एक्स लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहां लिख लेते हैं अगर मैं पूछता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स के बारे में क्या कहना है तुम्हारा, क्या कहना है मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसके लिए पुरानी बातें अगर याद करें एक बार इसको भूल जाना। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानते थे, अगर x को इंक्रीज करने पर ऊपर लिखा हुआ फंक्शन y भी इंक्रीज होता था या x को डिक्रीज करने पर y भी डिक्रीज होता था तो ये रेशियो पॉजिटिव आता था। अगर अपोजिट टाइप का बिहेवियर होता था तो रेशियो नेगेटिव आता था। यहां देखना x को इंक्रीज करने पर ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये लगातार डिक्रीज हो रही है, इसको बढ़ाने पर ये कम हो रहा है, तो ये पूरा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। और इसको हम जानते हैं, इसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। इसका सिंबल क्या होता है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो दूसरी जो सीखने वाली बात थी वो क्या थी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की खास बात क्या होगी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसी में अगर मान लो मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा को देखूं इसी तरह से, अब समझना बहुत इजी रहेगा क्योंकि हम एक बार ये वाली बात समझ चुके हैं। एक किसी ग्राफ का छोटा सा सेक्शन देखते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं उसकी स्लोप है 0, सॉरी ये तो मैक्सिमा हो गया, मिनिमा वाला बनाते हैं। इस तरह का ग्राफ, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं उसकी स्लोप है 0। अगर मैं इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा कम पीछे वाले एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जाता हूं और टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इससे आगे वाले पॉइंट पर ग्राफ पे जाते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखना x को इंक्रीज करने पर लगातार x को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। x को इंक्रीज करने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का वेरिएशन समझ के बताओ बच्चों। यहां पर टेंजेंट की स्लोप ओरिएंटेशन ऐसा है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव। x थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे हो गई, टेंजेंट इस तरह से हो चुकी है, स्लोप क्या हो गई, 0। x को और इंक्रीज करा तो टेंजेंट जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है, तो स्लोप क्या हो गई, पॉजिटिव। मतलब लगातार स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव से फिर 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव। कोई नंबर जो नेगेटिव है फिर वो इंक्रीज होकर 0 हो जाए, फिर वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब लगातार वो बढ़ता जा रहा है। x को इंक्रीज करने पर यहां पर मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स। तो फिर से बताओ बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये जो रेशियो आएगा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। x को इंक्रीज करने पर ये वाली टर्म मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इंक्रीज हो रहा है, इसको बढ़ाने पे ये बढ़ेगा, तो रेशियो क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मींस जहां भी पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है वहां पर फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं हम कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। क्योंकि एग्जाम में बार बार हम ये पूरा डिटेल में बार बार नहीं सोचेंगे, दिमाग में फिट कर लेंगे कि मैक्सिमा के लिए ऐसा, मिनिमा के लिए उस तरह से। तो ये तो बात हो गई पूरा थियोरेटिकल पार्ट मैक्सिमा मिनिमा का। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। हमको मैक्सिमा और मिनिमा जहां भी होगा उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहले दिमाग में आ सकता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले, ग्राफ ड्रॉ करके उसमें क्लियरली दिखेगा कि भाई यहाँ पर मैक्सिमा है यहाँ पर मिनिमा है। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने की मेहनत करने से अच्छा है कि पहले हम मैथमेटिकल जो हमने सीखा है उसको यूज में लेते हुए डायरेक्टली पता करें कि कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। एक बार जब हम पता कर लेंगे कि भाई इस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, हम बहुत इजीली ग्राफ भी ड्रॉ कर पाएंगे। बल्कि हमको तो ये सीखना है कि मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बार बिना ग्राफ ड्रॉ किए मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेप देखना। पहला स्टेप हमको पता है कि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस पॉइंट की खास बात क्या होगी कि वहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं और उसको 0 के बराबर रख देंगे।
y का मतलब है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, कितना आ जाएगा 2x, जीरो के बराबर कर देंगे। उससे मुझे पता चला कि ग्राफ में x इक्वल्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो है, या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि ये तो कॉमन शर्त थी, जहां dy बाई डी एक्स जीरो होगा वहां मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, ये पता करने के लिए कि x बराबर जीरो के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमारे दिमाग में पॉइंट नंबर 2 आना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करूंगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करूंगा। एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आया था 2x, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, +2। अभी अभी समझाया था मैंने, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो बात क्लियर हो चुकी है कि जो भी इसका ग्राफ बनता होगा उसमें x इक्वल्स टू जीरो के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलने वाला है, मिनिमा। ठीक है, अब क्वेश्चन था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x और y दोनों कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे मुझे। अगर x जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, तो x बराबर जीरो को गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, उससे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। ये मुझे पता चल गया कि ग्राफ में 0,0 ये कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर क्या मिलने वाला है, मिनिमा। सपोज क्वेश्चन में ये भी बोला जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, हमको इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखना बच्चों। सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, वेरिएबल्स कुछ और होते तो हम सिंबल्स में कुछ और वेरिएबल्स दिखाते। अब 0,0 ग्राफ में ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन वाला। इस 0,0 पर मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला है, तो मुझे पता है जहां भी ग्राफ में मिनिमा होता है वहां पर ग्राफ की शक्ल ऐसी होती है, इस तरह से। जहां मैक्सिमा होता है वहां पर ग्राफ ऐसा होता है। तो इस वाले पॉइंट पर अगर मिनिमा है तो यहां पर ग्राफ इस तरह का होना चाहिए, इस टाइप का। अच्छा, एक और मजे की बात है कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर एक ही एक्स की वैल्यू आई है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिनिमा से कुछ ना कुछ मिला था मुझे। इसका मतलब इस ग्राफ में और कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं होगा जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, एक सिंगल हमको पॉइंट मिला है जहां पर क्या था, मिनिमा। इसका मतलब अब ये ग्राफ उधर आगे बढ़ाने पर लगातार मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा उसको, इधर भी उसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर दूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे कैसे पता कि ये लगातार बढ़ता ही जाएगा, हो सकता है ये आगे चल के कहीं इधर ऐसा होता। लेकिन अगर ऐसा होता, कॉन्ट्राडिक्शन से बता रहा हूं, अगर ऐसा होता तो एक पॉइंट मुझे और मिलता जहां पर मैक्सिमा होता, जबकि मुझे सिंगल पॉइंट मिला था जहां पर क्या आया था, मिनिमा। इसका मतलब कंफर्म है कि ग्राफ आगे जाकर लगातार वो इंक्रीज ही होता जाएगा, लगातार वो बढ़ता ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। मैथ से पढ़ोगे आप आगे चल के, पैराबोला की इक्वेशन इसी टाइप की होती है। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा है सवाल से कि किसी भी इक्वेशन में अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो पहले हम पता करेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहां पर है, फिर उसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक चीज और सीख सकते हैं, जैसे इस फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर है एक्स की वो कितनी है, 2। और हमको पता है कि डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब अगर मान लो ये एक्स की पावर n वाला फंक्शन होता, जनरल बात कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट करता तो dy बाई डी एक्स का जो फंक्शन आता उसमें एक पावर कम हो जाती, मतलब x की पावर n-1 बचता। जैसे कि यहां पावर 2 है तो यहां पर पावर एक कम हो गई, 1 है। इसको 0 के बराबर करूंगा तो मुझे इस इक्वेशन का एक ही रूट मिला, एक ही वैल्यू मिली मुझे। इसका मतलब अगर बेसिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 थी तो कितने पॉइंट मिले, मैक्सिमम मिनिमम वाले एक पॉइंट। अगर ये पावर 3 होती तो डिफरेंशिएट करने पर यहां पावर 2 बचती, उससे मुझे x की दो वैल्यूज मिल सकती थी। इसका मतलब जितनी भी मैक्सिमम पावर का फंक्शन है, जब हम उसके मैक्सिमम मिनिमा वाले पॉइंट्स पता करेंगे तो उन पॉइंट्स की संख्या एक कम मिलेगी। जैसे अगर पावर 4 होती तो 3 पॉइंट्स मिलते जहां पर मैक्सिमम मिनिमा होता। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में और देखते हैं अभी कि किस तरह से हम डील करेंगे। ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा में। सपोज एक फंक्शन गिवन है इस बार, y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। ठीक है, अगेन वी हैव टू फाइंड coordinates of
मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद बता दूंगा, ग्राफ ड्रॉ करने वाला पार्ट है वो। पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करा सकते हैं। देखो, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, पहला स्टेप, कि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है पर्टिकुलर उन पॉइंट्स पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, करो डिफरेंशिएट इसको, तो 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18, ये आ गया डिफरेंशिएशन। इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस उस फॉर्मूले से, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बता सकते हो क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ से, ये आएगा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स वैल्यूज आ जाएंगी x की 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, 4 माइनस 2 1 एंड 3। यहाँ से मुझे पता चला कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी इसका ग्राफ होता होगा उसमें इन कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिनिमा में से कुछ ना कुछ तो है। देखते हैं अब एक काम और कर लेते हैं, हाथों हाथ x की इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना होगा सेकंड पार्ट में तो यूज में आएगा। x इक्वल्स टू 1 को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा मेरे पास। कितना आएगा कैलकुलेट करो एक बार, x इक्वल्स टू 1 रखते हैं इसमें, तो 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18 और 2 20 20 आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 20। एक बार x इक्वल्स टू 3 पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग y निकालते हैं तो 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 90 और 18 90 और 18 108 प्लस x की जगह 3 तो 18 इंटू 3 54, सही है, प्लस 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो प्लस वाले कितने हो गए अपने पास, ये हो गया 108, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। एक बार और आप चेक कर सकते हैं। आगे ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, पहला कोऑर्डिनेट आ गया 1,20, दूसरा आ गया 3,12, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि इनमें से किसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है किसके करस्पॉन्डिंग मिनिमा है, क्योंकि मैंने तो कॉमन कंसेप्ट अभी तक अप्लाई किया है। अब ये पता करना है कि कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, दूसरा जो स्टेप मैंने सिखाया था डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। तो उस गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने पर बच्चों ये आया था, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 12x माइनस 24। अब ये चेक करना पड़ेगा कि किसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है किसके लिए मिनिमा है, तो पहले चेक कर रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट को, x की वैल्यू 1 डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर दो, x को 1 पुट करो तो आ जाएगा 12 माइनस 24, मतलब नेगेटिव आएगा। वो वैल्यू कितनी आ रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे, वो पॉजिटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन या नेगेटिव आ रहा है, उससे आइडिया लगेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो x इक्वल्स टू 1 को पुट करने पर डबल डिफरेंशिएशन क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, मैक्सिमा। इसको पुट करते हैं इसमें, x इक्वल्स टू 3 रखो, क्या आ जाएगा पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में क्या होगा, मिनिमा। तो फर्स्ट जो पार्ट था फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके लिए मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर मिनिमा है। सेकेंड पॉइंट है कि हमको अब इस गिवन फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ये जो ग्राफ वाली बात है फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत यूज में आने वाली है, तो अगर अभी से कमांड हो जाएगी तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। तो कैसे करेंगे देखना, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन एक काम करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखना बच्चों, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मान लेता हूं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब वो जो हमको स्पेशल पॉइंट्स मिले उनको मार्क करते हैं, एक रफ ग्राफ बना रहे हैं, कोई एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। 1,20 1
1,20 काफी ज्यादा हाइट पर होगा, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है 1,20, ठीक है। 3,12, 3 तो 1 से तो आगे होगा, ,12 वो 20 से कम हाइट पर यहां कहीं पर होगा, 3,12, ठीक। इस पॉइंट पर मुझे मिला है मैक्सिमा, जहां भी मैक्सिमा होता है वहां पर ग्राफ का जो नेचर होता है वो इस तरह का होता है, इस टाइप का। तो जहां भी मैक्सिमा है वहां पर ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, इस टाइप का। अभी पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। जहां मिनिमा होता है वहां पर ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, इस टाइप का, ठीक है। दो ही पॉइंट मिले मुझे डिफरेंशिएट करने पर, मतलब ग्राफ में एक पॉइंट मैक्सिमा आया, एक मिनिमा आया। अब इनके अलावा कहीं भी ना कोई मैक्सिमा वाला पॉइंट मिलेगा ना मिनिमा वाला, क्योंकि मिलना होता तो मैथमेटिकली फिर दो से ज्यादा पॉइंट हमारे पास आते। अब तो सिर्फ ग्राफ को मिलाना है। एक दो बातों को और ध्यान रखेंगे कि x इक्वल टू 0 पर ये जो ग्राफ है, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या ये ओरिजिन से ऊपर से पास हो रहा है, नीचे से पास हो रहा है, उसका आइडिया हम बहुत बेसिक मैथमेटिक्स से यहां से लगा सकते हैं। इसमें x को 0 पुट करो बच्चों, y की वैल्यू आ रही है प्लस पॉजिटिव, x बराबर 0 पर y कुछ पॉजिटिव, मतलब ग्राफ यहां कहीं से पास होगा। तो अब तो सिर्फ ग्राफ को इस तरह से आगे बढ़ाते हुए और इनको मिलाना है, इस टाइप से। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिमाग में क्या क्या आना चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन की हेल्प से पता कर लें कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। फिर उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे मार्क करते हुए मैक्सिमम मिनिमा के करस्पॉन्डिंग छोटे छोटे से सेक्शंस बनाएं। फिर ये पता करें कि ओरिजिन मतलब x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना है, उसके हिसाब से ग्राफ को कट करते हुए एक्सटेंड कर दें। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप कर सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर में ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत यूज में आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो फिजिक्स पर बेस्ड है। सपोज हमने ग्राउंड से किसी बॉल को वर्टिकली थ्रो किया कुछ स्पीड से, और ग्राउंड से जो इसकी हाइट है उसका एक फंक्शन गिवन है 20t माइनस 5t²। ठीक है, जहां पर h का मतलब है हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, और t का मतलब है टाइम सेकंड्स में। हाइट हम मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात पूछी जा रही है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड। हमको पार्टिकल की ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने यहाँ पर मैक्स वर्ड देखा, फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करते हुए मैं इतने सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मुझे इस हाइट की मैक्स वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, इस हाइट की मैक्स वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, dh/dt। ध्यान रखना dy/dx नहीं लिखना है हर बार। यहाँ पर हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जिस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे गिवन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रही है हाइट, उस गिवन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और 0 के बराबर करेंगे। तो बच्चों उसको डिफरेंशिएट करो, 20t का तो 20 माइनस 5t² का 10t, और 0 के बराबर कर देंगे। यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेकेंड। अब ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस टाइम के करस्पॉन्डिंग जिस फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं उसका मैक्सिमा या मिनिमा, तो उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, d2h/dt²। वहां लिखते थे हम d2y/dx²। तो h को एक बार डिफरेंशिएट करने पर आया था 20 माइनस 10t, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -10। नेगेटिव आने का मतलब इस टाइम के करस्पॉन्डिंग हमको हाइट की मैक्स वैल्यू पता चलेगी। तो क्या आंसर t इक्वल टू 2 सेकेंड कहलाएगा, नहीं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द टाइम एट विच हाइट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, तो आंसर हम देते t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग हाइट की वैल्यू निकाल के बता देंगे। टाइम को उठाओ और हाइट वाले फंक्शन में t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो हाइट की मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 40 ये हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 × 5 20, इसका मतलब 20 मीटर। मतलब वो पार्टिकल
ग्राउंड से ज्यादा कितनी हाइट तक पहुंच सकता है, 20 मीटर तक, और किस समय पर पहुंचेगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। उसके बाद फिर वापस पार्टिकल नीचे आएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में रिलेशन है कुछ इस तरह का, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये गिवन है, ये रिलेशन गिवन है x और y के बीच में। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। हमको x और y का जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ, सोचो एक बार, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कराना। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो, मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले एक फंक्शन मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट नाम का, जिसको पी से इंडिकेट कर रहा हूं। किसका प्रोडक्ट, एक्स और वाई का। क्वेश्चन ने पूछा मुझसे इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, मैथमेटिकल बातें कर रहा हूं, मुझे इस पी की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो फिर दिमाग में आएगा फिर से मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब अगर पी की मैक्स वैल्यू तक पहुंचना है तो इस पी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो के बराबर करेंगे। प्रॉब्लम ये है, पी का जो फंक्शन है उसमें इधर दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, जबकि अभी तक के क्वेश्चंस में आप देखें, जैसे यहां पर हाइट का मैक्सिमा निकालना था तो एक सिंगल वेरिएबल टाइम वाली टर्म थी। तो पहले मुझे इन दो वेरिएबल्स को हटाकर एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंडीशन गिवन है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से y की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। तो देखना, x इंटू y की जगह y की वैल्यू यहां से लिख देते हैं 20 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर लेते हैं। p इक्वल्स टू x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5x माइनस 3/4x²। ठीक है, अब ये मुझे प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू तक पहुंचना है, तो वही मैक्सिमा मिनिमा का खेल चालू कर देंगे। इस प्रोडक्ट के फंक्शन p को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिसका फंक्शन मैंने बनाया है, x का फंक्शन बनाया है तो x के रेस्पेक्ट में, और जीरो के बराबर करेंगे। करो बच्चों उसको डिफरेंशिएट। 5x का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर, x² का 2x इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहां से सॉल्व करने पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें एक बार, ये हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ठीक है, चेक करें एक बार, ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, 2 उधर जाएगा, 10/3। ठीक है, x की वैल्यू 10/3 आने पर ये मुझे पता चल गया कि x की इस वैल्यू के लिए प्रोडक्ट का या तो मैक्सिमा या मिनिमा है। कैसे चेक करेंगे, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये आया, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन मनी मन करके देख लो, 5 का तो 0 और इसका आ जाएगा -3/2। इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के फंक्शन का मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। और यही तो पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो आंसर क्या देंगे, आंसर x बराबर 10/3 नहीं है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू 10/3 को प्रोडक्ट के फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 इंटू 10/3 माइनस 3/4 इंटू 10/3 का स्क्वायर 100/9। इसको आप अरेंज कर सकते हैं ढंग से, मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ। 50/3 माइनस ये 25 टाइम्स, तो 75/9। सॉल्व कर ही ले, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 150 माइनस 75, तो 75/9। ठीक है, प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू कितनी आ गई, 75/9। तो इस तरह से हम मैक्सिमम मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं।